हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिनका आईबीपीएस पीओ मेंस एज वेल एज एसबीआई पीओ मेंस निकला है, और जिनको सिर्फ आईबीपीएस पीओ मेंस निकला है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बहुत अच्छे से अब इंटरव्यू की तैयारी करो ताकि आप एकदम इसमें क्रैक कर सको और ज्वाइनिंग ले सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे कि हम लोग कर रहे थे आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए जो है प्रैक्टिस सेट्स हम लोग कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज ले आया हूं आपका क्रिटिकल रीजनिंग का एक 5 क्वेश्चन का एक सेट, जिसमें कि मैं करवाऊंगा आज आपको स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ये आप लोग बहुत सारे, हम ज़्यादा कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं ना, वो इस क्वेश्चन को, ये वाले सारे क्वेश्चंस को जो है क्रिटिकल रीजनिंग के छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल वे में इसको समझाने का, जिस तरीके से मैं समझा आपको भी वही बताऊंगा ताकि आप लोग समझ सको, और जो 4-5 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं मेंस में वो आप कर सको। एटलीस्ट 4-5 पूरे क्वेश्चन ना सही, कम से कम 3 तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो इजी लेवल के ही आते हैं, बट क्योंकि हम लोग इसको सही से घर में भी प्रैक्टिस नहीं करते, उतना ध्यान नहीं देते, जिस वजह से हम लोग वहां पे भी छोड़ के आ जाते हैं। चलो तो आज शुरू करेंगे, और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहे, क्योंकि हम लोग आगे और भी प्रैक्टिस सेट इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और मेंस एग्जाम के लिए खास पर ध्यान रहेगा, बट मैं एसबीआई क्लर्क का भी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, जो कि जैसा कि मुझे भी न्यूज़ सुनने को आ रहा है कि 2021 में नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। ठीक है, मैं इस पे कोई बता नहीं सकता क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता, तो इसलिए मैं भी सुन रहा हूँ। तो और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, हमारा एक्सीजेंस एडुकेटर का यूट्यूब ऐप भी है, जिसमें कि जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसमें आप करंट अफेयर्स का क्विज जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जितना हो सके करंट अफेयर्स का क्विज दीजिए। आप देख ही रहे करंट अफेयर्स दिन ब दिन जो है आपका डीप में पूछते जा रहे हैं, तो हम इसीलिए कहेंगे कि आप जितना हो सके करंट अफेयर्स रिवीजन कीजिए, क्विज दीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। आज जो है हम लाए आपके लिए जो है स्टेटमेंट और आर्गूमेंट। इसमें स्टेटमेंट आर्गूमेंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। ठीक है, इसके बाद जैसे सारे मेंस हो जाएंगे, आपको सारा जो टॉपिक में बेसिक से करवाऊंगा उसमें मैं आपको सारा एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। यह होता है, इन ए मेकिंग ऑफ डिसीजन अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इट इज डिजायरेबल टू एबल टू डिस्टिंग्विश। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड वीक आर्गुमेंट इन सो फार एज दे रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ओके, हमें यहाँ पे बताया गया है कि जब हम लोग कोई डिसीजन अबाउट लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसमें हमें ये देखा जाता है, ठीक है, और ढूंढा जाता है कि हम लोग उस कोई भी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट हमें दिया जाता है उसमें जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन सा है और वीक आर्गुमेंट कौन सा है, उसमें हम भेद कर सके, इसका एक नॉलेज हमें होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आर दोज विच आर बोथ इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है, बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन। वीक आर्गुमेंट आर दोज विच आर माइनर, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस, माइनर इंपॉर्टेंस एंड ऑल्सो मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, नॉट बी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन फॉर मे बी रिलेटेड टू अ ट्रिवियल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वो होता है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है स्टेटमेंट से। ठीक है, और वीक आर्गुमेंट वो होता है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता और वो अनइम्पॉर्टेंट होता है। और क्या कहते हैं, जो ट्रिवियल एस्पेक्ट है, मतलब जो कि नगण्य, जो मतलब उसके उतने पक्ष में नहीं होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जुड़ा रहता है, मतलब जो दूसरा पहलू है स्टेटमेंट के उससे जुड़ा रहता है, तो उससे हम लोग को उतना मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है। तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्टेटमेंट के से देखते हुए, और वो डायरेक्टली जो है आपका रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपके क्वेश्चन से। और वीक आर्गुमेंट वो होता है जो कि माइनर इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब उतने इंपॉर्टेंस हमारे स्टेटमेंट में नहीं रखता है, और जो कि डायरेक्टली जो है
आपका रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वीक आर्गुमेंट कहेंगे। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में आप प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय टू आर्गुमेंट्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड विच ऑफ द वीक आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो हमको डिसाइड करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, कौन सा वीक आर्गुमेंट्स है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बी अलाउड टू अडॉप्ट हायर एंड फायर पॉलिसी। बोल रहा है क्या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको कि हम लोग पीएसयूज कहते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया और भी सारे बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स है जिसको कि हम लोग पीएसयूज कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है हायर एंड पॉलिसी क्या अपनाना चाहिए। हायर एंड फायर पॉलिसी क्या होता है, आपका जब काम लगा, कंपनी ने आपको रखा काम पे और जब आपका काम हो गया तो आपको निकाल दिया, या तो आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपको फायर कर दिया, ठीक है, मतलब आपको निकाल फेंका। तो ये होता है हायर एंड फायर पॉलिसी। तो क्या यहाँ पे बोला गया है, क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होते हैं वहां पे हायर एंड फायर पॉलिसी जो है उसको अपनाना चाहिए। आर्गुमेंट पहला, yes, this will help the public sector undertaking to get rid of non-performing employees and also will help to reward performing employees। बोल रहा है क्या कि हाँ, मतलब यहाँ पे पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेटमेंट भी, क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को हायर एंड फायर पॉलिसी अपनाना चाहिए। तो आर्गुमेंट पहला में बोल रहा है हाँ, this will help public sector undertaking to get rid of non-performing employees and will help to reward performing employees। बोल रहा है कि हाँ, कि जो भी आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें जो भी नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज होते हैं, जो सही से ढंग से काम नहीं करते, ठीक है, तो उनको हम लोग, उससे हम लोग बच सकते हैं, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। और क्या है, जो कि अच्छा काम करते हैं, जो कि बहुत मेहनत से काम करते हैं, उनको हम लोग प्राइज भी दे सकते हैं। उनको हम रिवॉर्ड, मतलब वही प्राइज देना, कुछ भी हम लोग उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं, प्राइज दे सकते हैं, उनको इंक्रीमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा वाला देख लेते हैं। तो ये बात तो देखिए, पहला वाला तो एकदम सही कह रहा है, मतलब मेरा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको ये जस्टिफाई करता है कि हाँ हम लोग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देख लेंगे, नो द मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी अनबायस्ड, ठीक है, अनबायस्ड manner and the employees will suffer due to the high handedness of the management। बोल रहा है क्या कि जैसे नो द मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इन ए अनबायस्ड मैनर। बोल रहा है क्या कि हमें जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ये पॉलिसी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट रहेगा वो अनबायस्ड, बायस मतलब पक्षपात, तो अनबायस्ड मतलब पक्षपात तरीके से, ठीक है, मतलब बायस्ड मतलब आपका हो जाता है आपका पक्षपात नहीं करना, मतलब एक साफ सुथरे तरीके से। अनबायस्ड हो गया मतलब पक्षपात तरीके से नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब बायस्ड मतलब पक्षपात हो गया, ठीक है, और अनबायस्ड मतलब साफ सुथरे तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। एंड द एम्प्लॉय विल सफर, और जो भी एम्प्लॉय रहेगा उनको वो भुगत सकते हैं। इसके कारण क्या है कि जो मैनेजमेंट रहेगा वो सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन में देखते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो अपने तरीके से कुछ कभी भगवान मनमाना करता है, और वो अपने जो फेवरेट्स होते हैं उनको पहले चांस दे देते हैं, वो अगर गलती करे तो उनको माफ कर देते हैं, और जो उनके फेवरेट नहीं होते हैं तो उनको हटा देते हैं या तो उन पे दोषारोप लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत चीजें देखते हैं। तो चलिए ये बात तो सही है, ये भी सही है, बट हमारा ये जो है मेरा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे बोला गया ना हायर एंड फायर पॉलिसी, तो इसके हिसाब से हम लोग जो है पहला वाला जो है वो मेरा सही रहेगा, क्योंकि यही मेरा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है ये वीक आर्गुमेंट क्यों है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार मैनेजमेंट जो है वो मतलब नहीं कर सकते, हो सकता है कुछ मैनेजमेंट अच्छे तरीके से भी करे। तो ये हमको डाउटफुल है और ये मेरा डायरेक्टली उस तरीके से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए क्योंकि हमको वो मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, तो इसलिए ये जो है मेरा वीक आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है मेरा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
शुड वन क्लोज रिलेटिव ऑफ द रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू बी गिवन अ जॉब इन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है क्या जो क्लोज रिलेटिव है, ठीक है, रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, उनका जो जॉब है रिटायर होने के बाद उनका जो पोजीशन जॉब है वो क्या उनके क्लोज रिलेटिव को देना चाहिए। आप समझ रहे बात को, क्या कहना चाह रहा है कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि मेरे फैमिली में मेरे पिताजी एक रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, वो रिटायर हो गए, तो क्या उनके जगह पे मुझे नौकरी में रख लेना चाहिए जैसे ही वो रिटायर हो गए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। अच्छा, आर्गुमेंट देख लेते क्या क्या है। यस, वेयर एल्स विल द रिलेटिव गेट ए जॉब लाइक दिस। बोल रहा है क्या, हाँ, और कहाँ उन रिलेटिवों को जॉब मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है, ये पहला मेरा हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, नो इट विल क्लोज द डोर ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू कॉम्पिटेंट एंड नीडी यूथ। कॉम्पिटेंट एंड नीडी यूथ, बोल रहा है कि नहीं, ये जो है इस तरीके के अगर हम पॉलिसी अपनाते हैं तो जो कॉम्पिटेंट एंड नीडी यूथ, जो युवा है जिनको सच में नौकरी की जरूरत है, जिनके घर में बहुत तकलीफें हैं, और जो कॉम्पिटेंट, जो कि मतलब अभी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ताकि एक उनको अच्छा गवर्नमेंट सर्विस मिले, तो उनके लिए वो दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि देखिए अगर मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब करेंगे फिर उनके जगह पे मुझे रख लिया जाएगा, मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरे जगह पे मेरे को जो भी मतलब मेरे चिल्ड्रन हो गए उनको रख लिया जाएगा। तो लेकिन जो असली में जिनको नीडी है उनको जरूरत मतलब होने पर भी उनको मैं रख नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात तो एकदम सही है, तो ये तो मेरा स्ट्रांग हो गया, बट ये वाला मेरा वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात तो मतलब कहीं से भी सही नहीं है कि हाँ इस तरीके उनको जॉब कहाँ मिल सकता है, तो क्यों दे उनको जॉब भाई, जब अगर मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो अच्छे खासे कमा लेते हैं, ठीक है, तो मैं भी तो उनके जरिए अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा और मैं उस एबल बन जाऊंगा कि मैं अच्छा कमा सकूं, है ना, कहीं पे भी एक प्राइवेट मतलब कंपनी में भी अच्छा काम करके, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं कमा सकता हूं। तो ये बात तो एकदम सही है, तो इसलिए ये हो जाएगा मेरा वीक आर्गुमेंट, ठीक है। और जो मेरा दूसरा वाला हो जाएगा ये मेरा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा जो भी गवर्नमेंट मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उसको, इसीलिए तो ये मेरा 2 जो हो जाएगा ये मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, इफ ओनली आर्गुमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। चलिए तीसरा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। Should the term of elected member of parliament be reduced to years in India? यहाँ पे बोला गया है कि क्या जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसको कि हम लोग एमपीज कहते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के, उनका जो टर्म है, जैसे हर बार जो पार्लियामेंट में इलेक्शन होता है एक एमपीज को जो है चुना जाता है वो 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए वो चुना जाता है। तो बोल रहा है कि उसको घटा के क्या 1 ईयर कर देना चाहिए। आर्गुमेंट चलिए देख लेते हैं। यस, इवन अदरवाइज द इलेक्शन आर जनरली हेल्ड एवरी ऑल्टरनेट ईयर इन इंडिया। बोल रहा है हाँ, हालांकि जो इलेक्शन है वो हर साल जो है इंडिया में होता रहता है, मतलब हर एक साल बाद जो है ऑल्टरनेट ईयर, मतलब एक साल बाद जो है वो इलेक्शन होता रहता है, तो इसलिए मुझे वो अपनाना चाहिए। No, every round of parliament election needs a huge amount of money and it is a national waste। बोल रहा है नहीं, ये पॉलिसी अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पॉलिसी को अपनाते हैं तो मुझे हर 2 साल में इलेक्शन करवाना पड़ेगा, और आप लोग बेहतर जानते हैं कि हर एक इलेक्शन में कितने पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो अगर हर 2 साल में हम लोग इस तरीके से चुनाव इलेक्शन करवाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और ये हमारे देश का वेस्ट होगा, ठीक है। तो सही बात है, ये दूसरा वाला तो एकदम सही है, पहला वाला नहीं है। ऑल्टरनेट ईयर पे मतलब ऐसा तो नहीं होता, हमारे हर दूसरे साल में चुनाव तो नहीं होता है, हाँ स्टेट गवर्नमेंट पे होता है बट हर दूसरे साल में नहीं होता है, तो ये मेरा हो जाएगा वीक आर्गुमेंट। और पहला वाला जो दूसरा वाला हो जाएगा मेरा जो है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, क्योंकि ये बात तो सही है, क्योंकि हर इलेक्शन में बहुत सारे पैसे, बहुत सारे मैन पावर की जरूरत होती है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे स्कूल टीचर्स, बैंक एम्प्लॉयज और अलग अलग
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको जो है चुनाव में लगवाया जाता है, इस साल भी जो है हर साल होता है। तो इसीलिए जो है ये मेरा सेकंड वाला हो जाएगा, ऑप्शन 2 मेरा हो जाएगा जो है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ठीक है, और पहला वाला वीक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Should the railway immediately stop issuing free passes to all its employees? बोल रहा है क्या रेलवे है उनको अपने एम्प्लॉय को जो फ्री पास दिए जाते हैं उनको स्टॉप कर देना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। चलिए आर्गुमेंट देख लेते हैं। नो, द एम्प्लॉयज हैव द राइट टू ट्रैवल फ्री। अच्छा, बोल रहा है नहीं, ये बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज का ये राइट होता है फ्री ट्रैवल करने का। अच्छा, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये कभी भी राइट नहीं रहा, ये एक प्रिविलेज है, मतलब उनको एक सुविधा दी जाती है रेलवे की तरफ से अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो इसलिए ये तो मेरा हो जाएगा वीक आर्गुमेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? यस, दिस विल हेल्प रेलवे टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। और इस तरीके से जो है रेलवे जो है बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकता है। ये भी गलत है बात दोस्तों। अब एक चीज सोचिए, क्या रेलवे में कितने कर्मचारी है? मान लेते हैं 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख कर्मचारी है, ठीक है। तो 5 लाख कर्मचारियों को अगर हम फ्री पास देंगे, इससे रेलवे किस तरीके से बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, आप समझिए। तो इसलिए ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होता है, ठीक है, कि हम अपने अगर एम्प्लॉय को फ्री पास दे देंगे तो इससे जो है फैसिलिटीज बेटर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये तो है नहीं, क्योंकि पब्लिक को तो हम फ्री पास नहीं दे रहे हैं। अगर फ्री पास दे देंगे तो लोग ज्यादा होंगे, तो उससे तो हमारा फैसिलिटीज बेटर नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है इसमें ये दोनों ही जो है वीक जो है अपना आर्गुमेंट है। तो ये नाइदर 1 नॉट 2 इज ए स्ट्रॉन्ग, ये 4th वाला जो है मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? शुड नंबर ऑफ हॉलीडेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बी रिड्यूस? क्या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का हॉलीडेज है उसको घटा देना चाहिए? अच्छा, चलिए आर्गुमेंट देख लेते हैं। यस, आवर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज अमंग द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो अदर कंट्रीज आ गया, और अदर कंट्रीज के बारे में हमको नहीं पता, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो कि आपके स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, या तो वो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मेरा वीक आर्गुमेंट हो जाता है। तो ये तो मेरा हमको अभी भी समझ आ रहा है कि ये वीक है। तो चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं, क्या है? यस, इट विल लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस। देखिए इसमें कह रहा है क्या? यस, इट विल लीड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो ये क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफिसेस का जो प्रोडक्टिविटी है ऑफिसेस में, वो और बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि देखिए reduced, it will lead to increase प्रोडक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाँ, अगर ऐसा हम करेंगे तो इससे गवर्नमेंट ऑफिसेस को जो प्रोडक्टिविटी है, जो काम करने का जो क्षमता है, वो और बढ़ जाएगा। ये बात सही है। देखिए अगर हम लोग हॉलीडेज को कम कर देते हैं तो जनरल बात है कि जो ऑफिसर्स, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो काम करेंगे, जो छुट्टी जो मिलता है उनको, उससे वो वाले भी दिन वो काम करेंगे। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सारे पूरे छुट्टीज को बंद कर देना चाहिए, बट अगर हम कुछ हॉलीडेज, कुछ छुट्टियों को कम कर देते हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ऑफिसेस में रहेगा और काम भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये बात मेरा सही है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है ऑफिसेस का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। तो ये मेरा ऑप्शन 2 जो है वो मेरा सही आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना था स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए रीजनिंग सेशन से, खास करके जो मिसलेनियस क्वेश्चन है। मैं दोस्तों हर बार आपको ये चीज में जोड़ देता हूं कि अगर आपको
प्री क्लियर करना है तो आपको पजल में फोकस करना चाहिए, और अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो मिसलेनियस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना चाहिए, तभी आप प्री और मेंस जो है दोनों क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप इसी तरह बने रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।